हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेल्स के बारे में समझेंगे। उसकी जो हमारी सेल्स होती है ना, उसके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हम समझेंगे सेल्स के बारे में। ठीक है, उसके हम आज तीन टॉपिक कवर करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इन तीनों से हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। उससे हमें सेल्स के बारे में, जिसे हम कोशिका भी कहते हैं, उससे अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ए सेल। कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना सेल की, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। हमारी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग। जो सेल्स होती है ना, उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो इसका जो मेन काम है, जो प्राइमरी फंक्शन है, वो क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल पासेस। हमारी यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही बताती है किस मटेरियल ने या किस मॉलिक्यूल ने हमारी सेल के अंदर जाना है या किस मॉलिक्यूल ने हमारी सेल से बाहर जाना है। तो आपका सही आंसर है सी, रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल पासेस। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो किस किस से बनी होती है, क्योंकि ये तो हम समझ गए कि हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये किस किस की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की। तो आपका सही आंसर हो गया न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए, और ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट नहीं है। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे है नॉट। नॉट मतलब नहीं, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कौन सा, मतलब इनमें से कौन सा वो है कि जो उसका कंपोनेंट नहीं है। तो न्यूक्लिक एसिड हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल, व्हाट डज दिस मीन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिव परमेएबल होती है। सेलेक्टिव परमेएबल मीन कि वो ही बताती है, वो सेलेक्ट करती है कि इस मटेरियल को एंट्री देनी है, इस मटेरियल को एंट्री नहीं देनी है, वो सेलेक्ट कर रही है। तो इसी वजह से क्या कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। तो आपका सही आंसर हो गया, इट अलाउ ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल टू पास थ्रू। ये क्या करती है, उन्हीं मॉलिक्यूल को अनुमति देती है, उन्हीं मॉलिक्यूल को पास करने को अलाउ करती है जो क्या है, सेल्स के अंदर जा सकते हैं, या वही मटेरियल को जो सेल से बाहर जाना है उनको जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्ट करेगी, वो अनुमति देगी, वो अलाउ करेगी कि ये मटेरियल अंदर जा सकता है, ये मटेरियल बाहर जा सकता है। तो इसीलिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। चौथा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन इजीली पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, हमने ये पढ़ लिया कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी ये क्या होती है, हमारी सेल की आउटर कवरिंग होती है। तो ये क्या होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जो क्या होती है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। जो लिपिड बाइलेयर होती है ना प्रोटीन की, ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, पास करने के लिए अलाउ करती है। ये मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत इजीली पास हो जाते हैं, किस मेथड के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। तो डिफ्यूजन के थ्रू स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो हमारी लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें क्या होते हैं, इजीली पास हो जाते हैं। तो सही आंसर है बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल इज ए कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज इट्स रोल। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि हमने क्या क्या पढ़ा, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। इसका काम क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने का काम करता है। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी बाइलिपिड लेयर है ना फॉस्फोलिपिड की, उसमें क्या होता है, एक हेड होता है और दो टेल्स होती है। उन टेल्स की क्या है कि अगर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, कंपोनेंट बहुत पास पास होंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है जिन्हें सेल्स के अंदर जाना है वो जा नहीं पाएंगे। तो उसमें फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो सही आंसर हो गया बी। क्या करना कि हमारी जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल।
छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी। हमारा क्या होता है कि इसका सही आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है ना उसमें क्या होती है कुछ एनर्जी जो हमारी सेल्स के अंदर किसके फॉर्म में होती है एटीपी के फॉर्म में, उस एनर्जी को यूज करके क्या होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाकर हमारा मॉलिक्यूल क्या है हमारी मेम्ब्रेन में क्या कर सकता है पास हो सकता है। तो ये कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सही आंसर है सी। सेवेंथ क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व। तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होती है एक सेलुलर प्रोसेस होती है जिसमें हमारे एनवायरनमेंट में जो भी लार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना उनको क्या करती है हमारी सेल वेसिकल्स में एनगल्फ कर लेती है ग्रहण कर लेती है। तो आपका सही आंसर है बी। एट्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमको पता है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस कंपोनेंट की बनी होती है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट और एक और कंपोनेंट क्या पढ़ा हमने कोलेस्ट्रॉल। तो हमारी जो पेरिफेरल प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसका मेन काम क्या होता है ये प्रोटीन जो होती है वो एक एंकर की तरह काम करती है। एंकर की तरह काम करके क्या करती है मेम्ब्रेन को साइटोस्केलेटन से क्या करती है अटैच करती है जिससे क्या है हमारी सेल्स को एक प्रॉपर शेप मिलता है और स्ट्रेंथ मिलती है। तो सही आंसर है ए एंकरिंग द मेम्ब्रेन टू द साइटोस्केलेटन। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन्वॉल्व इन। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं हमारे ये कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है जो क्या है प्रोटीन और लिपिड से अटैच रहते हैं। जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं ना उनसे अटैच रहते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स किससे लिपिड से अटैच रहते हैं क्योंकि ये क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट की चेन है। तो ये इनका क्या काम होता है हमारे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सेल रिकॉग्नाइजेशन सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो आपका सही आंसर है सी सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड सिग्नलिंग। 10th क्वेश्चन है which of the following molecules can freely diffuse through the plasma membrane without the need for transport proteins। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या होते हैं जो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे हमारे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं बिना किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के क्या कर सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज हो सकते हैं। तो आपका सही आंसर है बी ऑक्सीजन। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन ए यूकैरियोटिक सेल्स। देखो हमारा साइटोप्लाज्म क्या होता है जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है ना जिसमें हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो हमारे साइटोप्लाज्म का प्राइमरी फंक्शन जो मेन काम है वो क्या होता है कि जितनी भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है उनको उनके लिए साइट अवेलेबल कराना। तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है जैसे ग्लाइकोलाइसिस प्रोटीन सिंथेसिस। तो इन ऑप्शन में आपका सही आंसर है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। 12th क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। देखो हमारा जो डीएनए होता है ना वो हमारे क्या है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए हमारे साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होता है। बाकी हमारे राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी एपरेटस ये सब हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑर्गेनेल होते हैं। तो आपका सही आंसर है सी डीएनए। 13 क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द साइटोप्लाज्म मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो हमारा साइटोप्लाज्म किससे बना होता है वाटर और आयन से। तो आपका सही जवाब है ए वाटर एंड आयंस। 14th क्वेश्चन है आपका विच सेलुलर प्रोसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे साइटोप्लाज्म होता है वो क्या है सेलुलर प्रोसेस कराता है। तो मेन कौन सी होती है हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस
प्रोटीन सिंथेसिस सब कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो आपका सही आंसर है सी, सेलुलर रेस्पिरेशन, जहाँ पे क्या होता है, हमारी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और हमारी एनर्जी रिलीज होती है। तो आंसर सी आपका राइट वो है आंसर, सॉरी। तो आपका सही जवाब है सी, सेलुलर रेस्पिरेशन। 15th क्वेश्चन है आपका, विच सेलुलर स्ट्रक्चर आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका सही जवाब होगा बी, राइबोसोम्स एंड ऑर्गेनेल्स। जो ऑर्गेनेल है ना उसमें सब आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये हमारे साइटोप्लाज्म और हमारे न्यूक्लियम मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अलग करने के लिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे ये हमारी क्या हो गई, सेल हो गई। ठीक है, ये हमारी होगी सबसे बाहर की आउटर मेम्ब्रेन होगी, जो क्या होती है, डबल लेयर होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो इसमें मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे क्या होता है, सेंटर में इसके क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है, मतलब चारों तरफ न्यूक्लियस के बाहर से एक मेम्ब्रेन होती है डबल लेयर, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे हमारी सेल्स के बाहर से क्या है, एक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस के बाहर से क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, वो स्टोर रहता है। तो हमारे साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स और ऑर्गेनेल्स। तो आपका सही जवाब है बी। 16वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन को पढ़ते वक्त नॉट का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नॉट मतलब नहीं होता है कि साइटोप्लाज्म का क्या काम नहीं है। तो हमें पता है कि प्रोटीन तो सिंथेसाइज करता ही है और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट भी करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए साइट भी अवेलेबल कराता है, पर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए, उसको सॉर्टिंग करने का काम हमारा साइटोप्लाज्म नहीं करता। ये कहाँ पे होता है, हमारे न्यूक्लियस में होता है। तो आपका सही जवाब है बी, सॉर्टिंग जेनेटिक मटेरियल हमारे साइटोप्लाज्म का फंक्शन नहीं है। 17 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टर्म फॉर द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स इन द साइटोप्लाज्म दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द सेल्स। जो प्रोटीन फिलामेंट का नेटवर्क होता है ना साइटोप्लाज्म में, वो क्या होता है, साइटोस्केलेटन, जो क्या करता है, हमारी सेल को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आपका सही जवाब होगा सी, साइटोस्केलेटन। 18वां क्वेश्चन है, विच टर्म्स रेफर टू द सेमी फ्लूइड सब्सटेंस दैट मेक्स अप द साइटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग द ऑर्गेनेल। तो हमारा जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। तो आपका सही आंसर है ए, साइटोसोल। 19th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म। तो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, हमारा राइबोसोम्स। तो हमारा सही आंसर है सी, राइबोसोम्स। हमारा 20वां क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू जनरेट एटीपी एनर्जी टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। देखो, हमने अगर सेल्स के बारे में पहले कभी पढ़ा होगा तो हम क्या पढ़ते हैं कि हमारी सेल्स में जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होता है, हमारा पावर हाउस होता है। पावर हाउस मतलब वहां पे एनर्जी जनरेट होती है एटीपी की फॉर्म में। पर यहाँ पे क्या पूछा है कि साइटोप्लाज्म की वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी क्या करता है, जनरेट करता है। तो वो कौन सा पार्ट है, साइटोसोल। क्योंकि हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑर्गेनेल होता है। अगर पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म के किस ऑर्गेनेल में एटीपी का जनरेशन होता है तो उसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। पर यहाँ पे पूछा है साइटोप्लाज्म का कौन सा पार्ट एटीपी जनरेट करता है। तो आपका सही आंसर होगा सी, साइटोसोल। 21वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल न्यूक्लियस। तो हमने अभी समझ लिया कि जो न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में होता है, जो क्या करता है, हमारे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। पर यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन इस तरीके का नहीं है। तो अगर हम
इन जो ऑप्शन में बात करें तो हमारे सेल का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। क्योंकि क्या है कि हमारा जो डीएनए का है टेम्पलेट क्या है, प्रोटीन को यूज करके एमआरएनए फॉर्म करता है, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए फॉर्म होता है। तो सेल न्यूक्लियस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। 22वां क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल हाउसेस द न्यूक्लियस। देखो हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म का ही भाग होता है, उसी का क्या है, एक पार्ट है। क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है वहीं पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बस क्या है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अलग करने के लिए क्या है, उनके बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ए, साइटोप्लाज्म। 23वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है ना, उसमें डीएनए हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। तो आपका सही जवाब है ए, डीएनए। 24वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस विद इन द न्यूक्लियस। तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस, जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी राइबोसोम सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका सही जवाब है बी, राइबोसोम सिंथेसिस के लिए। 25वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो हमारे क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाहर हमने क्या कहा, एक कवरिंग होती है जो क्या होती है, डबल लेयर होती है। तो उसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियस पोर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर लेमिना होती है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये हमारी क्या होती है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से होता है कि इसमें क्या होते हैं, पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से जो भी मटेरियल को क्या करना है, हमारी न्यूक्लियस से बाहर जाना है साइटोसोल्स के पास, तो वो इन्हीं पोर से क्या जाता है, हमारे न्यूक्लियस से बाहर, या किसी मटेरियल ने क्या है कि हमारी न्यूक्लियस के अंदर आना है, तो वो क्या करेगा, ये जो पोर्स है न्यूक्लियर पोर, इनसे क्या है, कोई भी मटेरियल अंदर और बाहर जाता है। तो हमारे जो क्या होते हैं, क्रोमोसोम, इसमें क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या होते हैं, क्रोमेटीन होते हैं। ये क्रोमेटीन जब हमारी सेल में डिवीजन होता है ना, तो ये रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। तो हमारे जो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस में, पर ये हमारे न्यूक्लियर एनवेलप का कंपोनेंट नहीं होता है। तो आपका सही जवाब है सी। 26वां क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो जो हमारी डीएनए में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, जब उसकी कॉपी करके वो किस में ट्रांसफर हो रही है, आरएनए में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो आपका सही आंसर है सी। जब क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से कॉपी होके कहाँ को ट्रांसफर होती है, आरएनए को, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो सही जवाब है सी। 27वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द डेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अभी मैंने बोला कि हमारे न्यूक्लियस में क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या होते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखते हैं, कब, जब हमारी सेल में डिवीजन होता है। पर जो जब हमारा सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, जो क्या करते हैं, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन। तो आपका सही जवाब है बी, क्रोमेटिन। 28वां क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज द न्यूक्लियस डिवाइड। तो हमारा जब सेल साइकिल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस में डिवीजन कब हो रहा है, कौन सी फेज में हो रहा है, एम फेज में। तो सही आंसर है एम फेज। 29वां क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। देखो जिस तरीके से हमारा साइटोसोल हमारे साइटोप्लाज्म के, हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच रह के हमारी सेल को स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देता है, उसी तरीके से हमारे क्या है, न्यूक्लियर लेमिना, जो क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन का नेटवर्क होता है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वहां पे, जो क्या करता है, हमारी न्यूक्लियस को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो सही आंसर है डी, न्यूक्लियर लेमिना।
तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ द न्यूक्लियस ब्रेकिंग डाउन एंड रिलीजिंग इट्स कंटेंट ड्यूरिंग सेल डेथ। अब क्या है कि न्यूक्लियस में क्या हुई, सेल डेथ हुई, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे सेल जो भी कंटेंट है, क्या हुआ कि वो प्रोग्राम मैनर में, मतलब ये क्या है, एक प्रोग्राम डेथ है, तो उसमें क्या होता है, हमारे कंटेंट क्या है, हमारी सेल से बाहर रिलीज होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोटोसिस। ठीक है, तो आपका सही आंसर है बी, एपोटोसिस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।